नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर, और यह टॉपिक जुड़ा हुआ है IAS प्री 2023 के लिए इतिहास की रणनीति के कॉन्टेक्स्ट में। इतिहास एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट माना जाता है सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिहाज से, और यहाँ पर आज की चर्चा में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि भाई प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इन तीनों खंडों की तैयारी कैसी होनी चाहिए, किस अप्रोच के साथ होनी चाहिए, ताकि आप इन तीनों खंडों से जो सवाल हैं उन सवालों को आप सटीकता के साथ उत्तर दे सकें, है ना। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि लगभग 15 से 25 सवाल का एक एवरेज रहता है, एक औसत रहता है इन तीनों खंडों से, है ना। कितने में से? तो 100 सवाल में से। बात समझ आ रही है ना? अच्छा, यहाँ पर दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात तो यह है कि संख्या के आधार पर यह विषय महत्वपूर्ण है ना। दूसरी बात यह कि यह एक स्टैटिक सब्जेक्ट है ना। इसमें बहुत अधिक अपडेशन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मैं यहाँ पर यह भी एकदम नहीं कहूँगा कि एक रत्ती भी अपडेशन की ज़रूरत नहीं है। किसी किसी संदर्भ में, किसी किसी आधार पर आपको अपडेट करना होगा, ये मैं आपको एक एक करके बताऊँगा, क्लियर। लेकिन सामान्य तौर पर यह एक स्टैटिक सब्जेक्ट है ना। इसलिए यहाँ पर आपके लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से तैयार करते हैं, तो आप समझिए 15 से 25 सवाल में से लगभग 90% सवाल आप आराम से कर लेंगे, है ना। तो इसी दृष्टिकोण को महत्व देने की आवश्यकता है, और इस संदर्भ में मैं आपको एक एक करके प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत तीनों के संदर्भों में कुछ जानकारियां दूंगा जो कि आपके लिए उपयोगी हो सकता है। लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट भी है कि आप अपने साथ में पेन और पेपर लेकर के बैठे, ताकि जहाँ भी मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ें आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए, वहाँ पर वो चीज़ आप नोट कर लीजिए और उसके हिसाब से उस अप्रोच के साथ अपनी पढ़ाई कीजिए, तो निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा हो सकता है। क्लियर? आइए शुरुआत करते हैं, प्राचीन भारत की बात करते हैं, है ना। देखो, यहाँ पर पहली बात तो यही है दोस्तों कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इन तीनों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों की प्रकृति को समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक का काम करते हैं। तो इसलिए आपसे यह अपेक्षा है कि जब भी आप प्राचीन भारत या किसी भी खंड के बारे में आप पढ़ाई करने बैठे, तो फिर इसे आप लेकर के बैठें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सेट रहता है, जो क्वेश्चन पेपर रहता है, वो आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि प्राचीन भारत के जितने भी खंड हैं, उनमें से जो महत्वपूर्ण खंड हैं उसको आप सावधानी से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, है ना। कौन कौन से खंड? तो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, है ना, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, ठीक है। सामान्य तौर पर प्राचीन भारत में इन्हीं टॉपिक्स को तो पढ़ना होता है, इससे ज़्यादा क्या ही पढ़िएगा आप, है ना। तो इसमें अब ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि इन सभी टॉपिक्स में, इन सभी विषयों में आपको किस बात का ध्यान देना है ना, क्या अप्रोच अपनाना है। तो जब हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो सिंधु घाटी सभ्यता हो या फिर
वैदिक संस्कृति हो या फिर मौर्य काल हो, कोई भी हम विषय ले लें, इन सभी के कॉन्टेक्स्ट में आपको इस समय के समाज, इस समय की अर्थव्यवस्था और इस समय की कला संस्कृति, है ना, इन 3 पहलुओं पर आपको विशेष तौर पर फोकस करना है, विशेष तौर पर। इनफैक्ट इन्हीं पर आप फोकस कीजिए, मोर देन सफिशिएंट, है ना। प्रशासनिक गतिविधियों पर, राजनैतिक स्थितियों पर, युद्ध से संबंधित गतिविधियों पर आपको जोर देने की आवश्यकता नहीं है। किसने किसके साथ युद्ध किया, कब कौन राजा बना, कौन किसका उत्तराधिकारी हुआ, ये इस चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि ये जो 3 पहलू हैं, समाज, अर्थव्यवस्था और कला संस्कृति, इन तीनों पर आपको विशेष जोर देने की आवश्यकता है। क्लियर? फिर यदि हम थोड़ा सा और व्यापक तौर पर बात करें तो समाज में किस चीज पर ध्यान देने की आवश्यकता है? समाज में जातिगत या फिर वर्णगत व्यवस्था, है ना, स्त्रियों की स्थिति, बात समझ में आ रही है ना? ये हर स्तर पर आपको समझने की आवश्यकता है। अब स्त्रियों की स्थिति सिंधु घाटी सभ्यता में कैसी थी, वैदिक संस्कृति में कैसी थी, मौर्य काल में कैसी थी, मौर्योत्तर काल में कैसी थी, गुप्त काल में या फिर गुप्तोत्तर काल में कैसी थी, इसके आधार पर आपको पढ़ने की आवश्यकता है ना। उसी तरीके से जातिगत या वर्णगत व्यवस्था कब कैसी थी, ये आपको समझने की आवश्यकता है ना। यदि हम बात करें अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में तो पहली बात यहां पर यह है कि मौद्रिक व्यवस्था कैसी थी, है ना, किस काल में कैसी मुद्रा का उपयोग किया जाता था और उस मुद्रा का क्या कोई विशेष महत्व था या फिर नहीं था। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि मौर्य काल में पंचमार्क्ड मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता था। पंचमार्क्ड, अब ये पंचमार्क्ड क्या है, कैसे बनता था, इसमें क्या कुछ होता था, ये आपको समझने की आवश्यकता है। और मौद्रिक व्यवस्था हर काल में जैसी रही है उस संदर्भ में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसी तरीके से यहां पर यह भी समझना है कि सिंचाई व्यवस्था, है ना, किस काल में कैसी सिंचाई व्यवस्था रही है, बात समझ में आ रही है ना। इसके अलावा कर प्रणाली, है ना, कर प्रणाली, मौर्य काल में कर प्रणाली कैसी थी या फिर कौन से कर लगाए जाते थे, उस कर का क्या नाम होता था, है ना, ये आपको समझने की आवश्यकता है। जैसे कि एक हिरण्य नामक एक कर होता था, यह क्या होता था, यह किस पर लगाया जाता था, ऐसे कई सारे हैं उदाहरण। ठीक है, तो हर काल में जो करों की व्यवस्था रही है, जो सिंचाई व्यवस्था रही है, मौद्रिक व्यवस्था रही है, ये आपको पढ़ते समय सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है आर्थिक कॉन्टेक्स्ट में, अर्थव्यवस्था के कॉन्टेक्स्ट में। जहां तक बात आती है समाज के कॉन्टेक्स्ट में, तो आपको इन पहलुओं पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है। बात समझ में आ रही है ना। साथ ही कला संस्कृति, कला संस्कृति हर एक काल में कैसी रही है। अब कला संस्कृति में भी जो अलग अलग पक्ष आ जाते हैं, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, चित्रकला, है ना, गुफा, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं, है कि नहीं, स्तूप, अशोक के स्तंभ लेख या अशोक के शिलालेख, है ना,
उनकी क्या विशेषता रही, किस रूप में बनाए जाते थे, कौन से धर्म को अधिक लोग महत्व देते थे। बात समझ में आ रही है ना? इस पर यहां पर फोकस करने की आवश्यकता है। कौन सा साहित्य किस काल में लिखा गया, ये सब बातें अब आप नोट कर लीजिए जो मैं बोल रहा हूं। कौन सा साहित्य किस काल में लिखा गया, उस साहित्य का विषय क्या था। जैसे कि संगम काल में एक शिल्पाधिकारम नामक साहित्य लिखा गया, है ना। शिल्पाधिकारम का विषय क्या है, बात समझ में आ रही है ना? तो कोई महत्वपूर्ण साहित्य यदि लिखा गया है तो उसका विषय क्या है। सूर्य सिद्धांत नामक एक साहित्य लिखा गया, उसका विषय क्या है। आर्यभट्टियम नामक एक साहित्य लिखा गया, उसका विषय क्या है। तो कोई भी साहित्य लिखा गया, किसी भी काल खंड में लिखा गया, वह किस विषय से जुड़ा हुआ है ना, और किसके शासन काल में उसकी रचना की गई, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और या फिर किसने रचना की, ये तो निश्चित तौर पर पढ़ेंगे ही, है ना। तो आपको इस हिसाब से अपनी पढ़ाई को अपडेट करना है, उसको बेहतर बनाना है ना। तो यहां पर मूर्ति, स्थापत्य, चित्र और साथ ही साहित्य से संबंधित जो दृष्टिकोण है, इसको आपको बेहतर बनाने की कोशिश करनी है ना। तो ये जो एक अप्रोच है, मैं आपको केवल अप्रोच बता रहा हूं, मैं आपको एक एक विषय में बहुत व्यापक तौर पर पूरा का पूरा इतिहास तो यहाँ पर पढ़ा नहीं सकता ना। यहाँ पर हम लोग रणनीति पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं केवल एक अप्रोच आपको बता रहा हूं कि इस अप्रोच के साथ यदि आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चित तौर पर जो राइट डायरेक्शन होना चाहिए, सही डायरेक्शन होना चाहिए, उसको आप अचीव कर सकते हैं, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि प्राचीन भारत में इन टॉपिक्स को यदि आप कवर करते हैं, इस अप्रोच के साथ यदि आप पढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर आप एक अच्छा प्रदर्शन करने की स्थिति में होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं मध्यकालीन भारत के संदर्भ में। देखिए, मध्यकालीन भारत में कई सारे पक्ष हैं जिन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है ना। पहला पक्ष यह है कि सूफी और भक्ति आंदोलन, है ना। ये आप सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से मानकर चलिए, सूफी और भक्ति आंदोलन। सूफी और भक्ति आंदोलन से संप्रदाय के आधार पर, है ना, साथ ही संतों के कालखंड के आधार पर, है ना, सिद्धांत के आधार पर, रचना के आधार पर प्रश्न बनते हैं। कौन से संप्रदाय से कौन सा सूफी संत जुड़े हुए थे, बात समझ आ रही है ना। संतों के कालखंड के आधार पर कई सारे भक्ति काल में संत हुए, उन संतों का कालखंड क्या था, है, उसके आधार पर, उनके कालक्रम के आधार पर या फिर सेंटेंस के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, फिर सिद्धांत के आधार पर भक्ति आंदोलन या फिर सूफी आंदोलन से संबंधित जो सिद्धांत रहे हैं, कौन किस सिद्धांत को फॉलो करते रहे हैं, इसके आधार पर प्रश्न पूछा जाता है। रचना के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको इस टॉपिक को तो पढ़ना ही पढ़ना है, और इस टॉपिक में जो महत्वपूर्ण अप्रोच है, उस अप्रोच के दृष्टिकोण से इन चीजों का ध्यान रखना है। क्लियर। दूसरी बात आती है दिल्ली सल्तनत, है ना। दिल्ली सल्तनत, जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो फिर ये गुलाम वंश से शुरू हो करके लोदी वंश तक जाता है कि नहीं। तो यहां पर ये जो इतना बड़ा कालखंड है, यहां पर आपको
किस अप्रोच से पढ़ाई करने की आवश्यकता है। तो फिर मैं जो बातें मैंने प्राचीन भारत के संदर्भ में कही, वही बातें बहुत हद तक यहाँ पर भी लागू होती हैं, है ना। यहाँ पर भी जो समाज की स्थिति रही, जो अर्थव्यवस्था की स्थिति रही, और जो कला और संस्कृति की स्थिति रही, इसी पर आपको अधिक फोकस करना है ना। यहां पर कुछ हद तक आप प्रशासनिक गतिविधियों पर भी ध्यान दे सकते हैं, है ना। कोई नीति किसी ने अपनाई तो क्यों अपनाई, उसका क्या कारण था, इस संदर्भ में भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। बात समझा रही है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने कोई नीति अपनाई, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने कोई नीति अपनाई, फिरोज शाह तुगलक ने कोई नीति अपनाई, इल्तुतमिश ने कोई नीति अपनाई, तो इस संदर्भ में भी प्रश्न पूछने की संभावना रहती है ना। बाकी जो चीज़ें समाज, अर्थव्यवस्था और कला संस्कृति से जुड़ी हुई मैंने प्राचीन भारत के दौरान उसके संदर्भ में मैंने बताई थी, वही हूबहू यहाँ पर भी लागू होती हैं। मतलब कि अर्थव्यवस्था में फिर यहाँ पर भूमि किससे से संबंधित क्या कुछ नियम अपनाए जाते थे, क्या इकाइयों का इस्तेमाल किया जाता था, पैमानों का इस्तेमाल किया जाता था भूमि को मापने के लिए, क्या कर व्यवस्था थी, सिंचाई की कैसी व्यवस्था थी, है ना, मौद्रिक व्यवस्था कैसी थी, व्यापार वाणिज्य की क्या स्थिति थी, व्यापार वाणिज्य से संबंधित क्या गतिविधियां चल रही थी, किन देशों के साथ में संपर्क स्थापित था, ये सारी बातें आपको यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। क्लियर। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य, है ना, ये तो निश्चित तौर पर पढ़ने की जरूरत है। विजयनगर साम्राज्य से निश्चित तौर पर प्रश्न पूछ लिया जाता है ना। इक्का दुक्का साल कभी गैप हुआ हो तो हुआ हो, लेकिन विजयनगर साम्राज्य से प्रश्न पूछने की संभावना रहती ही रहती है, ठीक है ना। तो विजयनगर साम्राज्य में जो भी वंश हुए, संगम वंश, तुलु वंश, सुलु वंश, अराविदु वंश, यही तो 4 वंश हुए हैं विजयनगर साम्राज्य में। तो इससे संबंधित जो भी जानकारियां हैं, जो भी तथ्य हैं, वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और इस दौरान विजयनगर साम्राज्य के दौरान में जो यात्री बाहर से आए, है ना, जो भी आए, चाहे वो नूनीज हो, चाहे वो डोमिंगो पायस हो, कोई भी हो, है ना, तो कौन कहाँ से आया, किसके शासनकाल में आया, ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, ठीक है ना। कई बार सुमिलित करने के लिए प्रश्न पूछ लिया गया है, ठीक है। साथ ही इस समय के समाज और अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति रही, ये तो निश्चित तौर पर पढ़ना ही पढ़ना है ना। और इसके आधार पर यदि आप अपनी पढ़ाई करते हैं तो निश्चित तौर पर यह जो टॉपिक है, यह टॉपिक आपका कवर हो जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं मुगल साम्राज्य की, है ना, मुगल साम्राज्य, देखो तो मुगल साम्राज्य में भी जो दिल्ली सल्तनत से संबंधित एस्पेक्ट्स हैं, है ना, समाज, अर्थव्यवस्था, कला, संस्कृति और प्रशासनिक गतिविधि, इसको यहां पर भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यहां एक चीज और समझिएगा कि ये जो 3-4 टॉपिक्स मैंने बताए, इनके अलावा भी कुछ क्षेत्र हैं जहां पर आपको पढ़ने चाहिए, जैसे कि मराठा साम्राज्य, है ना, जैसे कि पूर्व मध्यकाल में या फिर कहें प्राचीन काल के अंत में चोल साम्राज्य के बारे में, है ना, पांड्य साम्राज्य, दक्षिण भारत के जो राजवंश रहे, ठीक है। लेकिन उनमें आप यदि पढ़ेंगे तो वो आप सबसे बाद में पढ़िएगा, ये मेरा सुझाव है।
क्योंकि वो बहुत अधिक कॉम्प्लेक्स हो जा सकता है बाद में। ठीक है, सबसे पहले जो मैं वरीयता क्रम में आपको बता रहा हूं, वरीयता क्रम में इन टॉपिक्स को आपको विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बाद में यदि आपको समय मिलता है तो आप मराठा साम्राज्य भी पढ़ सकते हैं, चोल वंश से संबंधित जो गतिविधियां रही हैं वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, एक चीज और जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है बताना कि चाहे वो प्राचीन भारत हो या फिर मध्यकालीन भारत हो, आधुनिक भारत का तो कॉन्सेप्ट अलग ही है, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में कई बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं जो कोई शब्द से संबंधित सवाल है ना। एक बार सवाल पूछा गया कि कुल्यवाप द्रोणवाप का इस्तेमाल होता था, ये क्या था, इस तरीके से बात समझ आ रही है ना। तो या फिर एक सवाल पूछा गया कि महत्तर का मतलब क्या होता है, महत्तर। तो यहां ध्यान रखिएगा कि जब भी आप प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में जब जिन जिन खंडों के बारे में मैंने आपको बताया, उसको पढ़ते समय जो भी विशेष शब्द आप पढ़ें तो उसको आप अंडरलाइन करें, उसको आप एक जगह पर कलेक्ट कर लें कि इसका मतलब क्या होता है। हाँ, उसको आपको यूं ही नहीं छोड़ना है कि अरे ये तो यूं ही बता रहा है, उसको आपको समझना है कि इसका मतलब क्या होता है। एक बार सवाल पूछ दिया था कि बंजारा कौन होते हैं, मध्यकालीन भारत से जुड़ा हुआ यह सवाल था, है ना। तो ऐसे आपको अपने अप्रोच को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत को आप बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं यदि आप इस अप्रोच को कंटिन्यू करते हैं तो। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम समझते हैं आधुनिक भारत के बारे में। देखिए, आधुनिक भारत अपने आप में बहुत ही व्यापक है ना। सामान्य तौर पर यह मानकर चलिए कि 1757 से 1947 तक की जो स्थिति है ये आधुनिक भारत के अंतर्गत आती है ना। अब इस दौरान कई सारी स्थितियां रही, कई सारी गतिविधियां रही। यहां पर मैं आपको कुछ टॉपिक्स के बारे में यहां पर भी हिंट कर देता हूं, उसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए, है ना। जैसे कि जनजातीय विद्रोह, हाँ, अब फिर से यहां पर अप्रोच समझना है। जनजातीय, यहां पर आप नोट कर लीजिए, जनजातीय विद्रोह का कारण क्या रहा, कहीं पर भी हुआ हो, भारत के किसी भी कोने में जनजातीय विद्रोह हुआ हो, सबसे पहले तो यह समझना है कि किस कारण से हुआ विद्रोह। चाहे वो संथाल विद्रोह हुआ हो, चाहे वो कोल विद्रोह हुआ हो, चाहे वो भूमिज विद्रोह हुआ हो, कोई भी विद्रोह हुआ है ना, कारण समझना है। और साथ ही उसका क्षेत्र क्या था, किस क्षेत्र में हुआ है और कब हुआ है, ये 3 बातें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ठीक है ना, और किसके नेतृत्व में हुआ है ना। तो जब आप पढ़ेंगे उसके बारे में तो वो तो आप पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखना है ना, स्किप नहीं करना है। ठीक है, और इनका कालखंड क्या रहा, कालक्रम में भी सवाल पूछ लिया जाता है। 4 विद्रोह के नाम दे दिए और उनके कालखंड के आधार पर सवाल पूछ लिया गया कि भाई इनको सजा दीजिए, कौन सा पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ। ठीक है ना, जब तक आपको ईस्वी नहीं पता रहेगा तब तक आप कैसे अरेंज कर पाएंगे, है ना। दूसरा है कृषक विद्रोह, है ना। फिर यहां पर यही बात आ जाती है। अच्छा, कृषक विद्रोह जो है ये 19वीं और 20वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी में भी और 20वीं शताब्दी में भी। ठीक है ना, ये दोनों मैंने लिखा है। कारण इसका यह है कि 19वीं शताब्दी यानी कि 1899 तक में जो भी विद्रोह हुए हैं
उनको यहाँ पर पढ़ना है, और साथ ही 1901 से लेकर के 1947 के 20 तक में जो भी विद्रोह हुए हैं उनको भी यहाँ पर समझना है ना। तो कृषक विद्रोह में भी कारण किस क्षेत्र में हुआ और इससे संबंधित जो अन्य गतिविधियां रही उसको ध्यान से रखना है, याद रखना है। जैसे कि एक महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ था नील विद्रोह, है ना। तो नील विद्रोह को हम 19वीं सदी का कृषक विद्रोह मानेंगे, बात समझ में आ रही है ना। लेकिन जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था या फिर जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, ये 20वीं सदी में विद्रोह हुए थे, बात समझ में आ रही है ना। तो इस हिसाब से कृषक विद्रोह के बारे में आपको पढ़ने की आवश्यकता है। फिर वही कारण क्या रहा, किस क्षेत्र में हुआ और किन लोगों ने नेतृत्व प्रदान किया, इन दोनों के संदर्भ में ये बातें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यदि आप इस अप्रोच के साथ पढ़ाई करेंगे तो फिर इन विद्रोहों को आप अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। ठीक है। तीसरा, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ओके, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो भी हुए भारत में, राजा राम मोहन राय से लेकर करके दादा भाई नौरोजी या फिर आचार्य केशव चंद्र सेन, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट, है ना। तो ईश्वर चंद्र विद्या, कई सारे लोग हैं। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में पहली बात तो ये समझनी है कि किसके नेतृत्व में कोई भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन किया गया, है ना, यानी कि नेतृत्व। दूसरा, सिद्धांत, क्या सिद्धांत था, आर्य समाज का क्या सिद्धांत था, ब्रह्म समाज का क्या सिद्धांत था, थियोसॉफिकल सोसाइटी का क्या सिद्धांत था, है ना। ये सब आपको यहां पर समझने की आवश्यकता होगी। क्लियर, इसको जरूर ध्यान से समझना है, पढ़ना है। इसके साथ ही जो कालक्रम, कौन सा सुधार आंदोलन कब हुआ, उनके क्रम में यहां पर भी सवाल पूछे जाने की संभावना बन सकती है। ठीक है ना। इस आधार पर आप ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं गवर्नर जनरल और वायसराय। ठीक है ना। अब यहां पर यह ध्यान रखना है दोस्तों कि जब हम गवर्नर जनरल और वायसराय की बात करते हैं तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो गवर्नर जनरल हुए हैं या फिर महत्वपूर्ण जो वायसराय हुए हैं, उनके संबंध में जो उनके दौरान, उनके शासनकाल के दौरान जो गतिविधियां रहीं, जो युद्ध किए गए, जैसे कि आंग्ल मराठा युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ, 4 आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं, आंग्ल सिख युद्ध हुआ है ना। तो ये आपको समझने की आवश्यकता है कि किसके शासनकाल में कौन सा युद्ध हुआ था, क्रम के लिए, है ना, क्योंकि क्रम के आधार पर सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो इस कंटेक्स्ट में ये तो ध्यान रखना ही है। और साथ ही इनके दौरान में, इनके शासन काल में जो भी प्रशासनिक नीतियां अपनाई गई उनको भी हमें ध्यान में रखना है। तो एक तो युद्ध, दूसरा प्रशासनिक नीतियां, क्या कुछ अपनाई गई, है ना। इन दोनों को आपको विशेष तौर पर फोकस करना है। क्लियर। आगे अब हम बात करते हैं भारत का स्वतंत्रता संग्राम। है ना।
इसको हम लेकर चलते हैं 1857 से लेकर के 1947 तक। 1857 से 1947 तक एक लंबी श्रृंखला है। इसके संदर्भ में आपको यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि कोई भी विद्रोह, कोई भी घटना हुई तो उसके पीछे का कारण क्या था, है ना। एक बेसिक थीम यदि आप पकड़ लेंगे, एक बेसिक थीम आप समझ जाएंगे तो उसी को अप्लाई करना है हर जगह पर। जैसे 1857 की क्रांति हुई तो इसके पीछे का कारण क्या था, किन क्षेत्रों में यह विद्रोह हुआ, इसकी असफलता के पीछे का कारण क्या था और कहां पर किन्होंने नेतृत्व प्रदान किया। ये 3-4 जो चीजें हैं यही मूल तौर पर आपको समझने की आवश्यकता है और इसी से सवाल पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि भाई कोई भी विद्रोह हुआ, ये तो 1857 की क्रांति है, ऐसे कई सारे विद्रोह हुए हैं, आंदोलन हुए हैं। महात्मा गांधी ने जो भी आंदोलन किए हैं, चाहे वो असहयोग आंदोलन है, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह है, खेरा सत्याग्रह है, अहमदाबाद मिल आंदोलन है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, जितने भी आंदोलन हुए हैं महात्मा गांधी के नेतृत्व में, उनके पीछे का कारण क्या था, बेसिक कारण क्या था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई तो नमक सत्याग्रह उसे क्यों कहा जाता है, नमक ही कारण क्यों था, है ना, क्योंकि नमक जो है पूरी भारत की जनता से वह जुड़ा हुआ था, एक आम भारतीय जनता से वो जुड़ा हुआ था, उन्होंने उसको ही आधार बना लिया था, है कि नहीं। कई सारे अन्य फैक्टर्स हैं। तो जो भी आंदोलन हुए, जो भी विद्रोह हुए, इस समय में उन विद्रोहों के कारण क्या थे ये आपको समझना है और किसने नेतृत्व प्रदान किया, ठीक है ना, ये चीजें आपको समझने की आवश्यकता है। और साथ ही यहां पर यह भी ध्यान देना है कि जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए, है ना, ये एक तो गांधीवादी दृष्टिकोण था और एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण था। तो क्रांतिकारी दृष्टिकोण से संबंधित जो भी गतिविधियां रही हैं, उनसे संबंधित जो भी नेता रहे, जो भी षड्यंत्र हुआ, चाहे वो मेरठ षड्यंत्र हुआ हो, चाहे वो अलीपुर षड्यंत्र हुआ हो, चाहे वो कानपुर षड्यंत्र हुआ हो, तो उससे संबंधित जो भी क्रांतिकारी नेता जुड़े हुए थे ये आपको समझना है। लाहौर षड्यंत्र में कौन कौन से क्रांतिकारी नेता जुड़े हुए थे, है ना, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बम धमाका हुआ था उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था, कारण क्या था। तो ऐसे आपको यहां पर समझना है, ठीक है ना। तो एक तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुए उनसे संबंधित जो भी कारण, उससे संबंधित जो परिणाम और कहां पर हुआ, ये क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित जो स्थितियां रही उसमें आपको कारण और उससे संबंधित जो नेतृत्व करता रहे उसको आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है ना। तो ये जब आप अप्रोच अपनाएंगे तो फिर ये जो खंड है 1857 से 1947 का जो खंड है, इसको आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर कालक्रम के आधार पर भी सवाल पूछा जाता है, कौन सी घटना कब हुई, है ना, ईस्वी नहीं देगा बल्कि उन घटनाओं का नाम दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसको आप कालक्रमानुसार सुमेलित कीजिए, व्यवस्थित कीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे आपको यहां पर इन चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि आज की चर्चा में जो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पक्षों पर मैंने चर्चा की, आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। और इससे संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ किसी और वीडियो में हम लोग फिर से बातचीत करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।